आईएसबीटी चौकी में घूसखोर दरोगा को विजिलेंस द्वारा रंगे हाथों ट्रैप करने के बाद अब आईएसबीटी चौकी में तैनात 11 पुलिस कांस्टेबल पर भी गाज गिरी है। देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने गुरुवार शाम मीटिंग लेने के बाद चौकी में तैनात 11 पुलिस कांस्टेबल को जिले से बाहर ट्रांसफर करने के आदेश दे दिए। घूसखोर दरोगा के ट्रैप होने के बाद से ही पुलिस में ऊपर से लेकर नीचे तक का अब अमला सकते हुए हैं। कांस्टेबल पर कार्रवाई हुई है। पुलिस की इमेज सुधारने की तरफ ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया था, घूस लेते हुए दरोगा को पकड़ा गया था, उसके बाद बताया जा रहा है कि अब 11 पुलिस कांस्टेबल पर भी एक्शन हुआ है। सभी का जिले से बाहर ट्रांसफर का आदेश दे दिया गया है और इसके बाद अब पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बातचीत करने के लिए अनुपम त्रिवेदी इस वक्त उत्तराखंड एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई हुई है, लगातार धामी सरकार की बात की जाए, हर एक महकमे में पारदर्शिता लाने की बात सीएम धामी करते रहे हैं और उसकी भी एक बानगी अब यहां पर देखने को मिली है। अब बिल्कुल नीलू, देखिए जिस तरह से राजधानी में 2 दिन पहले के पुलिस का दरोगा लगातार अपने ऑफिस के अंदर, चौकी के अंदर घूस लेते पकड़ा गया, उसके बाद से ये बात बड़ी सामने आई कि जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री ने ये कार्रवाई के आदेश दिए थे विजिलेंस को कि आप घूसखोरों को पकड़िए, उसका असर दिखने लगा है। क्योंकि हाल के सालों में मुझे याद नहीं है फिलहाल कोई देहरादून में ऐसा मामला आया हो, खासकर जितने पब्लिक डीलिंग के डिपार्टमेंट है, जिनका आए दिन आम लोगों से राब्ता होता है, वो लोग ज्यादा, वहाँ के अधिकारी ज्यादा इस ट्रैप में फंस रहे हैं। और इस साफ इस बात को दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं किसी लेवल पे भ्रष्टाचार था, जिसको लेके अब धामी सरकार के सख्ती के बाद ये सब चीजें उजागर हो रही हैं। और ठीक आज से 1 हफ्ता पहले, यानी पिछले शुक्रवार को, नैनीताल के जो मुख्य कोषाधिकारी थे राणा जी करके हैं, वो 1,20,000 रुपए की घूस देते पकड़े गए। क्लास 1 गजटेड अफसर हैं। तो इस तरीके से एक लंबी फेहरिस्त है। पिछले 3 सालों में 150 से ज्यादा लोग ट्रैप हुए हैं। इसमें बिजली विभाग के जेई, एई, यहाँ तक कि रोडवेज के एजीएम हैं और जिला आबकारी अधिकारी हैं। खुद मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में तैनात एक कर्मचारी था जिसने किसी से मामले को सेटल करने के एवज में पैसा मांगा था। ये सब लोग ट्रैप हुए हैं। और ये जो सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी आ रही है वो ये है कि अगले कुछ दिनों में ऑपरेशन और तेज चलेगा। जो कुछ इनपुट आए हैं उसमें नहीं छोड़ा जाएगा। और ये साफ कर चुके हैं कि चाहे कोई बड़ा अफसर क्यों ना हो, चाहे वो आईएएस के लेवल पे हो या किसी लेवल पे हो, उन सबको ट्रैप किया जाएगा जिनकी शिकायत नहीं मिली। बिल्कुल अनुपम, अगर पुलिस महकमे की बात की जाए, देखिए करप्शन के मामले लगातार यहाँ देखे जाते हैं, आरोप भी इस तरह के लगते हैं कि पुलिस महकमे में कि करप्शन बहुत ज्यादा है। अब ऐसे में जब इस तरह की कार्रवाई हुई है तो एक तरह से नजीर है बाकियों के लिए भी कि अभी भी चेत जाइए, नहीं तो बड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल नीलू, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश है और इसका असर भी हुआ है। जैसे कल देखा कि एसएसपी खुद वहां पे गए हैं आईएसबीटी चौकी में, क्योंकि राजधानी का मामला है, सरकार यहाँ रहती है, शासन है सारा, यहाँ तमाम आईपीएस अफसर, डीजीपी सब यहाँ बैठते हैं। और फिर भी दरोगा की हिम्मत कैसे आ जाती है कि वो अपनी चौकी में किसी से पैसे ले लेता है। तो एक नया टाइप का करप्शन का एक ट्रेंड पकड़ा है यहाँ पर, जो आपकी धाराएं हटाने के नाम पे या किसी केस को सेटल करने के नाम पे पैसा लेने लगे हैं। तो इस चीज को लेके भी काफी चर्चाएं हुई हैं बड़े लेवल पे कि ये जो करप्शन के नए नए टाइप के तरीके इजाद हो रहे हैं, ये अब खत्म होने चाहिए। और मैसेजिंग तो ऑफकोर्स एक बड़ी स्ट्रांग मैसेजिंग है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद इस तरीके से लगातार एक के बाद अफसर पकड़ में आए हैं और उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, और जिस तरह से सरकार कार्रवाई करती है उससे कहीं ना कहीं लोगों में भी विश्वास सरकार के प्रति और उस महकमे को लेकर भी कि नहीं, आप चाहे कितने भी बड़े अधिकारी क्यों ना हो, आप पर कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुपम, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राजधानी में देर शाम पुलिस ने 80 से ज्यादा शराबियों का चालान किया है। जिन व्यक्तियों का चालान हुआ उन पर आरोप है कि वो सार्वजनिक स्थानों में ये गाड़ियों में बैठकर शराब पी रहे थे और उसके बाद नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे। इन सभी शराबियों को बस में भरकर रायपुर थाने लाया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए आरटीओ देहरादून को लिखा जा रहा है। तो पब्लिक प्लेसेस में शराब पीने पर अब एक्शन हुआ है। जिन्होंने गाड़ी में बैठकर शराब पी या किसी सार्वजनिक स्थान पर बैठकर शराब पी, सभी को पकड़ा गया, चालान काटा गया और थाना 1 बस भरकर इन शराबियों को लेकर आया गया, जहां पर इनके खिलाफ एक्शन हुआ। तो 80 से ज्यादा शराबियों के चालान कटे हैं।
और देहरादून में बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज धामी कैबिनेट की एक मीटिंग होने वाली है। 11 बजे से सचिवालय में यह मीटिंग रखी गई है। पंचायत चुनाव को लेकर यह चर्चा हो सकती है। पहली बार योग नीति का प्रस्ताव आज इस कैबिनेट की बैठक में आ सकता है। रायपुर एरिया से ये जो फ्रीज जोन है उसे भी हटाने का प्रस्ताव आज आ सकता है। इसके अलावा उपनल कर्मियों के नियमितीकरण पर भी आज कैबिनेट में प्रस्ताव आने की उम्मीद की जा रही है। बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर इस वक्त सुनील नवप्रभात हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सुनील, आज की बैठक किस लिहाज से अहम मानी जा रही है? कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव है जिसको लाया जा सकता है इस बैठक में? देखिए नीलू, आज की मीटिंग में 2 दर्जन के आसपास प्रस्ताव आ सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव होने हैं। अभी प्रशासक बैठे हैं। दिसंबर 2024 में इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था और अब जो प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया गया था वो भी 27 मई को समाप्त होने जा रहा है। तो सरकार के आगे 2 ऑप्शन है, या तो पंचायतों में फिर से प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया जाए या फिर सरकार सीधे पंचायत चुनाव में जाए। तो इस पे आज डिस्कशन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि सरकार घोषित करे कि हम पंचायत चुनाव कराने जा रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि सरकार एक अध्यादेश के जरिए जो प्रशासक हैं उनका कार्यकाल अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दे। दूसरा जो बड़ा प्रस्ताव आ सकता है वो उपनल कर्मियों के नियमितीकरण का मामला है कि हजारों की संख्या में उपनल कर्मी विभिन्न विभागों में लगे हुए हैं, लेकिन उनके भविष्य का कोई निर्धारण नहीं है कि वो नियमित किए जाएंगे या नहीं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की घोषणा की थी, उपनल कर्मियों को आश्वस्त किया था कि आपको नियमितीकरण आपका किया जाएगा। ये नियमितीकरण किस तरह से होगा, इसकी एक पॉलिसी आज की कैबिनेट में आ सकती है। तीसरा जो बड़ा मुद्दा है योग नीति का, उत्तराखंड में पहली बार योग नीति लाई जा सकती है। विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजों में ये डिमांड उठती रही है कि यहाँ पर योग टीचर्स नियुक्त किया जाए, लेकिन कोई ठोस पॉलिसी न होने के कारण इसमें एक बाधा बनती रही है। तो आज ये पॉलिसी भी कैबिनेट के सामने आ सकती है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि उत्तराखंड में देहरादून के रायपुर में एक विधानसभा भवन सचिवालय का निर्माण प्रस्तावित हुआ था। सरकार ने कहा था कि हम एक मास्टर प्लान के जरिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, निर्माण कार्य करेंगे, और इसीलिए इस पूरे एरिया को फ्री जोन घोषित कर दिया गया था। लेकिन विधानसभा भवन और सचिवालय के निर्माण का जो काम था पिछले लंबे समय से वो लंबित पड़ा हुआ है, और फ्री जोन होने के कारण आम लोगों को वहां पर दिक्कतें हो रही थी। तो आज कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा सकता है कि फिलहाल रायपुर एरिया को फ्री जोन मुक्त कर दिया जाए ताकि लोगों को वहां पर परेशानियां न हो। तो इसी तरह के कई प्रस्ताव आज की मीटिंग में आ सकते हैं। ठीक है सुनील, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तराखंड सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और जल्द अब सरकार की पंचायत चुनाव कराने जा रही है। जून के अंत या फिर जुलाई के पहले हफ्ते में पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं, जबकि इसी महीने चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इस महीने के अंत में खत्म हो रहा है पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल। अब ये कह दिया गया है कि इसे नहीं बढ़ाया जाएगा, यानी कि अब चुनाव होगा और चुनाव की तैयारी लगभग हो भी चुकी है। पंचायती राज एक्ट में संशोधन अध्यादेश को भी जल्द राजभवन से मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और इसके बाद चुनाव का रास्ता भी खुल जाएगा, साफ हो जाएगा। और सरकार का भी मानना है कि ये सबसे मुफीद वक्त है, क्योंकि इस वक्त स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां होती हैं और चारधाम यात्रा में भी 15 जून के बाद भीड़ कम हो जाती है। 6 महीने के लिए प्रशासक काल लगाया गया है। इसकी समय सीमा मई के लास्ट तक है। तो उसके पहले ही निर्वाचन की प्रक्रिया आरंभ किए जाने की तैयारी चल रही है और हमारी कोशिश है कि उसके पहले ही हम नोटिफिकेशन वगैरह की कार्रवाई कर लें। जहां तक कार्यकाल बढ़ाने की बात है, अगर उसकी आवश्यकता होगी तो उस पर भी कार्य किया जाए। नैनीताल स्थित कैची धाम में बाईपास को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जल्द ही अब बाईपास के निर्माण का काम शुरू होगा। बाईपास बनाने के लिए वन भूमि के प्रस्ताव को केंद्र से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री धामी ने इसके लिए केंद्रीय वन मंत्री का आभार जताया। आपको बता दें कि कैची धाम में जाम की समस्या से निपटने के लिए बाईपास का प्लान बनाया गया और अब जल्द ही इस पर काम भी शुरू होने वाला है। तो देखिए, कैची धाम में जो आने जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में केंद्र से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद कहा जा रहा है कि यहाँ जो रास्ता है वो बन जाएगा, तो शायद उस जाम से, उस समस्या से लोगों को निजात मिल पाएगी। और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव करीब 1.5 साल बाद होने हैं, लेकिन प्रदेश में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस नेता नजर गड़ाए बैठे हुए हैं। ऐसी एक सीट है देहरादून जिले के धर्मपुर। क्या खास है इस सीट में, आइए देखते हैं।
देहरादून जिले में विधानसभा की 10 सीटें हैं और इन 10 सीटों में से अभी एकमात्र चकराता सीट कांग्रेस के पास है। संगठन के तौर पर ये जिला बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव से यहाँ बीजेपी का डंका बज रहा है, लेकिन सहसपुर और धर्मपुर ऐसी विधानसभा सीटें हैं जो कांग्रेस को खुद के लिए मुफीद लगती हैं। खास तौर पर धर्मपुर, जहां से कांग्रेस के कद्दावर नेता दिनेश अग्रवाल कुछ वक्त पहले बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में ये सीट खाली है और दावेदारों की एक लंबी फहरिस्त है। दरअसल दावेदार यूं ही धर्मपुर के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं। करीब 2.5 लाख वोटर वाली इस सीट में करीब 45,000 मुस्लिम वोटर हैं। इस सीट में एक बड़ी संख्या पहाड़ी मूल के वोटर्स की भी है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कांग्रेस नेताओं को लगता है कि उनकी चुनावी नैया पार करा सकता है। इस सीट पर आधा दर्जन से ज्यादा कांग्रेसी अभी से दावा ठोक रहे हैं। देखिए, स्टेक होल्डर वाली कोई बात नहीं होती किसी विधानसभा में। ये जरूर है कि हाँ, मैं भी धर्मपुर से चुनाव की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबा टाइम मेरे को संगठन में काम करते हो गया ना। मुझे लगता है कि सदन तक जाके ही मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम कर सकती हूँ। तो मैं भी तैयारी करती हूँ और पार्टी जिसको भी टिकट देगी, जो चुनाव जीतेगा वो सदन के अंदर जाएगा। अच्छी बात है, जो उनमें से बेहतर होगा, कांग्रेस पार्टी का जो मैकेनिज्म है उसको टिकट देगा। लेकिन मेरे लिए खुशी की बात यह है कि कोई जाएगा। अब वो 3 साल हरीश रावत के बेमिसाल इसके नाम पर ही वोट मांगेगा। कांग्रेस के नेताओं और दावेदारों को भरोसा है कि मुस्लिम वोट के साथ पहाड़ के वोटर को समझा पाएं तो बात बन सकती है। पर पिछले 2 बार से बीजेपी विधायक विनोद चमोली के मुताबिक देहरादून शहर के हर सीट पर बीजेपी का कब्जा है। खुद बीजेपी में शामिल हुए दिनेश अग्रवाल 2 चुनाव हारे। चमोली के मुताबिक नतीजा फिर वही होगा, पर कांग्रेस के दावेदार भीड़े पड़े हैं। धर्मपुर एक ऐसी सीट है जहां पर माननीय दिनेश अग्रवाल जी वहां पर पहले मंत्री होते थे और 2 बार से चुनाव हार के आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो सीट कांग्रेस के लिए खाली है, तो स्वाभाविक बात है जहाँ खाली है तो जितने भी एस्पिरेंट हैं, जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहीं पर जोर आजमाने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ इतने ज़्यादा लोग हैं कि उनमें तय नहीं हो पाएगा कि आसानी से कौन लड़ेगा। चुनावी लिहाज से पिछले काफी समय से देहरादून में कांग्रेस की लॉटरी नहीं खुली है। मेयर के इलेक्शन हो या फिर विधानसभा के इलेक्शन, कांग्रेस के हाथ निराशा लगी है। पार्टी के कई नेता कहते हैं कि आने वाला विधानसभा चुनाव थोड़ा अलग होगा, जब वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन धर्मपुर में जिस तरह अभी से लॉबिंग शुरू हो गई है, उसे देखकर लगता है कि कांग्रेस की राह इतनी भी आसान नहीं होने जा रही। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड सरकार बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए बेहद सख्त कदम उठाने जा रही है और जो भी कर्मचारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस के तहत समय से ऑफिस नहीं पहुंचेगा तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सभी कर्मचारियों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है। नई व्यवस्था के मुताबिक कर्मचारियों को समय पर ऑफिस आना होगा। महीने में 1 दिन देरी से पहुंचने पर मौखिक चेतावनी दी जाएगी, दूसरे दिन देरी से आने पर लिखित चेतावनी मिलेगी, जबकि 3 दिन लेट आने पर 1 दिन की छुट्टी काट ली जाएगी। जबकि 4 दिन या उससे ज्यादा कर्मचारी लेट आते हैं तो फिर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। रुड़की में गंगनहर कोतवाली के KLDAV कॉलेज के छात्राओं ने एक प्रोफेसर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया और इस दौरान छात्राओं ने कॉलेज में हंगामा खड़ा कर दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत किया, प्रोफेसर को हिरासत में लिया। भगवानपुर के चुड़ियाला में परीक्षा के लिए प्रोफेसर को भेजा गया था। प्रोफेसर ने फिजिक्स के वाइवा के दौरान छात्राओं से छेड़छाड़ कर दी। वहीं कॉलेज प्रबंधन और छात्र गंगनहर थाने पहुंचे और प्रोफेसर पर कार्रवाई की मांग की। कि बच्चियों का ये कहना है कि उनके साथ प्रोफेसर साहब ने गलत ढंग से बैक टच किया और इंटेंशनली कुछ चीज़ें उनको गलत फील हुई। तो प्रथम दृष्टया जो वहाँ घटनाक्रम पुलिस के संज्ञान में आया, जो चीज़ें पता करी, तो इस बात की पुष्टि होती है और तहरीर हमें प्राप्त हुई है काफ़ी सारी बालिकाओं की तरफ से। हम उसमें इमीडिएट मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई की होगी।
हरिद्वार के धनपुरा में दबंगों ने मिलकर एक शख्स की पिटाई कर दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जिसमें 6 से ज्यादा लोग बेल्ट और लात घूंसों से शख्स को बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। वीडियो में कुछ लोग बीच बचाव करने की कोशिश भी कर रहे हैं। घटना धनपुरा गांव की है। बताया जा रहा है कि मिंटू नाम के जिस व्यक्ति की पिटाई हुई वो ऑटो ड्राइवर है और पुरानी रंजिश के चलते युवकों ने उसकी पिटाई कर दी। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी है। बागेश्वर से खबर लेते हैं, जहां पर प्यार, वादा, धोखे का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़ित लड़की ने पुलिस में शिकायत की कि RWD विभाग के कर्मचारी पर, जिसका नाम आकाश कुमार वो बता रही है, उस पर उसने आरोप लगाया कि शादी का वादा कर संबंध बनाए, लाखों रुपए हड़प लिए, 50 लाख की मांग करने का आरोप भी लगा दिया है अब इस लड़की ने। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को दर्ज कर लिया है, यानी कि FIR दर्ज कर अब इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। एक पीड़िता जो है उसने ये शिकायत की हमारे पास कि शादी का झांसा देकर लगभग 4 साल से जो है एक युवक के साथ उनके संबंध थे और शादी का आश्वासन भी दिया था, प्रलोभन भी दिया था। इसके बावजूद भी है शादी नहीं की गई और किसी और व्यक्ति के साथ शादी करके उनको धोखा दिया गया है और धोखा देकर ये संबंध बनाने के संबंध में इसमें शिकायत प्राप्त हुई थी। और रुद्रपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मेन बाजार में 2 बाइक के आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए हैं, जबकि दोनों बाइक को भी काफी नुकसान हुआ है। सीसीटीवी फुटेज भी इस हादसे की अब सामने आ गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से आमने सामने की टक्कर में ये जो बाइक थी वो गिर गई और उसके बाद दोनों बाइक सवारों को चोट भी आई है और साथ ही साथ जो बाइक है काफी क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके बाद दोनों बाइक सवार वहां पर गिरे हैं। हालांकि दोनों के हेलमेट पहन रखा था, इसलिए बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ, यानी दोनों इस वक्त कुशल हैं, लेकिन ये हादसा भी बेहद डरावना है। हल्द्वानी के गौलापार इलाके में एक बार फिर सीएम धामी की जेसीबी गरजी है और यहां पर देवला तल्ला इलाके में 3 हेक्टेयर जमीन पर राजेश रावत नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर ने तकरीबन 150 प्लॉट की कॉलोनी काट दी और इसे विशेष तौर पर मुस्लिम लोगों को बेचा। कॉलोनी काटने से पहले राजेश रावत ने ना तो प्राधिकरण से कोई इजाजत ली और ना ही रेरा से। यही वजह है कि जिला विकास प्राधिकरण ने इस कॉलोनी के ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया। इसके बाद गुरुवार को प्राधिकरण की टीम ने पहुंचकर अवैध निर्माण और प्लॉटिंग की जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। ये गौलापार में गांव है देवला तल्ला पजाया। करीब यहाँ पर 3 हेक्टेयर में सब डिवीज़न किया गया है, जिसमें कोई विधिक अनुमति इनके द्वारा नहीं ली गई है और पूर्व में इस कॉलोनी का चालान भी किया गया था और इसमें ध्वस्तीकरण आदेश भी पारित है और उसी पारित आदेश के अनुपालन में आज यहाँ पर संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जो प्लॉटिंग की गई है उसको यहाँ पर ध्वस्त किया गया है। और उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। 18 से 20 मई तक तेज बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, देहरादून में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही कई जगहों पर आंधी का भी येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने यात्रा पर आने वाले यात्रियों से मौसम का अपडेट लेकर ही यात्रा करने की अपील की है। वो खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी अगर तेज शावर्स में मिलता है तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि फिर एकदम जो है जो जल स्तर है गाढ़ गदर में कहीं पे वो बढ़ जाता है और लोग चपेट में आते हैं। तो वो चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैंने जैसे बोला कि 18 से आगे बिल्कुल स्कैटर्ड एक्टिविटी होने वाली है, तो उसमें यही ध्यान रखने की चीज़ है कि लोग थोड़ा जो है उस समय सेफ जगह पे रुके और फिर उसके बाद आगे वो बढ़ सकते हैं। तो येलो अलर्ट तक का उसमें वो देंगे जो। और जंगल की आग पर काबू पाने के लिए एक युवा इनोवेटर की तकनीक गेम चेंजर बन सकती है। बागेश्वर के राजेश गढ़िया ने एक ऐसा स्मार्ट टैंक तैयार किया जो तापमान बढ़ते खुद ब खुद सक्रिय हो जाता है और फिर आग बुझाने लगता है।
पहाड़ के जंगलों में आग लगने की समस्या हर साल की है और इसी से वन विभाग को निपटने में काफी समय और धन की जरूरत होती है। उसके बावजूद भी गर्मियों में जंगल की आग की घटनाएं कम होने का नाम नहीं होती। वहीं बागेश्वर के युवा राजेश गढ़िया ने खास स्मार्ट वाटर टैंक तैयार किया है। साथ ही दावा किया है कि 25,000 लीटर की क्षमता वाला ये टैंक जंगलों की आग बुझाने में नई क्रांति ला सकता है। ये फ्लेक्सिबल टैंक ये मनचाही क्षमता के अनुसार हमने इसको बना सकते हैं। अगर आप देखें ऑन एन एवरेज अगर कोई हमारा अच्छी कैपेसिटी का टैंक देखेंगे तो उसमें लगभग 10 गाड़ी पानी आ सकता है जो कि फायर ब्रिगेड यूज करती है। हमने अभी तक 3 लाख लीटर कैपेसिटी का टैंक डेवलप कर लिया है जो कि वन्य अग्नि से एक बहुत बड़े एरिया को बचा सकता है। और इस वाटर टैंक में हीट सेंसर से लगे हुए हैं। जंगल में जैसे ही तापमान बढ़ता है तो ये टैंक खुद ही सक्रिय हो जाता है और तेज प्रेशर के साथ पानी छोड़ने लगता है, जिससे आग को बुझाने में काफी मदद मिल सकती है। वहीं ये भी दावा किया जा रहा है कि इस तकनीक की मदद से पहाड़ी इलाकों की नर्सरी और पौधे संरक्षण को भी बढ़ाया जा सकता है। वहीं वन विभाग ने इस तकनीकी में गहरी रुचि दिखाई है। स्मार्ट पोर्टेबल टैंक का यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन किया हुआ था। उसमें 5,000 लीटर, 10,000 और 8,000 लीटर हम पानी इकट्ठा कर सकते हैं और गर्मियों में जरूरत पड़ने पर उसकी यूज हम नर्सरी या आग बुझाने में या किसी क्षेत्र में नमी या कई प्रकार से उस पानी का यूज कर सकते हैं। इस अनोखे टैंक से जंगलों की आग पर काबू पाने की दिशा में एक नई उम्मीद जगाई है। अगर ये तकनीक सफल होती है तो उत्तराखंड के जंगलों में आग पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है।